हेलो 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 6:25 6:25 हो तो गया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। चलिए, हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में पढ़ने वाले हैं कुछ पुराना पढ़े, नया तो यार पढ़ते जा रहे हैं। सिलेबस वैसे ही ठीक ठाक, ठीक क्या सही चल रहा है एकदम। दिख नहीं रहा हूं? ये दिख रहा हूं ना, देख इधर। सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलो आज कुछ पुराना पढ़ते हैं, जो 11th क्लास का कुछ पढ़ते हैं। बताओ क्या पढ़ोगे, बोलो बोलो। 11th क्लास का कुछ पढ़ते हैं यार, नया तो रोज पढ़ रहे हैं, कुछ पुराना पढ़ते हैं। चलो बताओ क्या पढ़ोगे, 11th क्लास का कुछ पढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, कल जो पढ़ा था ना उसका रिवीजन करा देता हूं और कुछ 11th क्लास का पढ़ते हैं। चलो, फ्लूट पढ़ेगा, ग्रेविटेशन पढ़ेगा, एसएचएम पढ़ेगा, वेव पढ़ेगा। अच्छा पढ़ेगा, पढ़ा लिखना आसान होता है, ये पढ़ेंगे। पढ़ाने के बाद जोश में ये पढ़ो, और जैसे ही पुराना मास्टर शुरू वही पुराना यार नहीं समझ में आ रहा। वन थिंग इज परमानेंट, नहीं समझ में आ रहा भाई। पढ़ने में मेहनत लगती है, मेहनत लगाओगे तभी समझ में आएगा ना। चलो चलो, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। चलो मैं तुम्हें 11th क्लास का आज मैकेनिकल वेव का एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सेम टू सेम वही पढ़ना है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब कुछ सेम। तो चलो पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे। लास्ट क्लास पे बेस्ड एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और हाइजन प्रिंसिपल, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर 11th क्लास का एक टॉपिक आपने सुना है इंटरफेरेंस, वो पढ़ेंगे, जो कि आपने एग्जैक्टली 11th क्लास में इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, टू मैकेनिकल वेव का इंटरफेरेंस आपने पढ़ा था, वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चिटिंग तो भाई एक एक लाइन अगर नया हो जाए ना तो बता देना, उसी समय मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। एक लाइन अगर अलग हो जाए तो बता देना। एक लाइन अगर 11th क्लास से मैं इधर उधर बताया तो बता देना, नोट्स खोल के देख ले। और सवाल सवाल भाई साहब, सवाल ही सवाल, जितने पॉसिबल सवाल तूने किए होंगे 11th क्लास में, सारे सारे सवाल फिर से दोबारा। हर सवाल देख, ये सवाल 2017 में पूछा हुआ है, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, सवाल ही सवाल, पूरा एकदम डिट्टो सेम, नया कुछ नहीं। ठीक है, 11th क्लास की चीजें आज हम पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं है, एकदम पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? वेव फ्रंट होता है। क्या होता है वेव फ्रंट? तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। बस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। लाइन लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल। प्लेनर सोर्स के लिए प्लेनर। सन कैसा सोर्स है? सन तो पॉइंट सोर्स ही हमारे लिए बहुत दूर है, उसका वेव फ्रंट अर्थ पे कैसा होगा? प्लेनर। बहुत 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 बड़े रेडियस का स्फेयर होगा, जिसको हम प्लेनर ही तो बोलेंगे। ठीक है ना। वेवलेट, वेवलेट कुछ नहीं होता, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। जैसे एक मैकेनिकल वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, तो लाइट में क्या होता है कि हाइजन ने लाइट को भी मैकेनिकल वेव माना था और बोला था कि जिस तरीके से साउंड वेव जब ट्रेवल करता है तो पॉइंट पर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, उसी तरीके से जो लाइट में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसको वेवलेट बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए, तो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने है। टीवी पे देखते हो लेक्चर, किस पे देखते हो? अगर तुम दो ठहरे गरीब आदमी, तुम्हारे पास कहाँ टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, नाम ही सुना होगा बस तुमने, ये सब तुमने अपने जीवन में देखा कहाँ है?
क्लियर? चल, तो क्या है, वेव फ्रंट ऑफ अ वेव हैज डायरेक्शन विद अ वेव मोशन। वेव फ्रंट ऑफ अ वेव हैज डायरेक्शन, वेव फ्रंट का डायरेक्शन विद अ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर। ये कौन बताया है? नाम याद रखना, हाइजन चचा ने बताया था। हाइजन चचा ने बताया था। क्या बताया था चचा ने? चचा ने बताया था कि जो रे होता है, वेव होता है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलता है। यही तो बताया था हाइजन चचा ने। प्लेनर वेव जैसे रे है तो इसका वेव फ्रंट ऐसा होगा, जैसे ये रे है, पॉइंट से अगर रे ऐसे निकल रहा है तो इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। यही तो बताया था चचा ने। और चचा ने यह भी बताया था कि प्रिज्म से पास करने के बाद वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट, मिरर से रिफ्लेक्शन में, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये सवाल तुमसे पूछेगा, डायग्राम बना बना के भी पूछ सकता है। कर लोगे ना भाई मेरे? किसने बताया? चचा ने। कौन चचा ने? हाइजन चचा ने। क्या बताया? वेव फ्रंट और रे परपेंडिकुलर होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेट विथ अ सेम फेज, not necessary amplitude, not necessary period, not necessary frequency, same phase. All the particle vibrating in a same phase is called locus of all the particle vibrating in a same phase. एकदम रटा रटा, एकदम रट के, locus of all the point vibrating in the same phase is called wave front। लिख के जाना एकदम दराज से, सुनहरे अक्षरों में लिख देना बोर्ड में अगर पूछे तो, थोड़ा भी मत शर्माना। locus of all the point vibrating in a same phase is called wave front। चचा ने बताया था, हाइजन। ये मत लिख देना चचा ने बताया था। आगे देख, वेव फ्रंट इज अ पैरेलल टू द लाइन। वेव फ्रंट का लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। योर औकात से बाहर वाला क्वेश्चन। अभी मजा आ रहा था ना सर, ये तो बड़ा थ्योरेटिकल है। आओ न्यूमेरिकल करो, तुम्हारे औकात से बाहर वाला क्वेश्चन आ गया। वेव फ्रंट इज पैरेलल टू द लाइन। वेव फ्रंट इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है। देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विथ एक्स एक्सिस क्या होगा? तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू लिया हुआ है -x+4। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो इसका इंटरसेप्ट 4 है, मतलब पॉजिटिव 4 पे कट करेगा, और स्लोप इसका m tan थीटा होता है जो कि है -1। tan थीटा की -1 वैल्यू कब होती है? थीटा 135 डिग्री पे। तो बताओ इसका स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? भाई इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है वेव फ्रंट, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ तो करो। स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा बोलो? सर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बनाएगा और 4 पर कट करेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। +4 पे कट कर रहा है और 135 डिग्री इसका स्लोप है, tan थीटा। सर ये तो सही बात है। और इसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो इक्वेशन दिया हो, वेव फ्रंट है, मतलब ऐसे वेव फ्रंट है इसके पैरेलल, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तुम्हारा वेव होता है। तो वेव किधर जाएगा? सर इसके परपेंडिकुलर इधर, इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर। सर इधर से भी तो 90 बोल सकते हैं। हाँ 90 बोल सकते हो। टोटल है 135 में से 90 घटा दो, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री आंसर। लो देख रहे हो छोटे छोटे कंसेप्ट का नीट और जेई में कैसा मैथमेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ये तो थ्योरेटिकल ही बात थी कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव चलता है, देखो उसका मैथमेटिकल सवाल। लेकिन ये तुम्हारे औकात से बाहर क्यों? तुमको डैश समझ नहीं आता, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? समझ ही नहीं आता तुम्हें, क्या ही करोगे फिर? चलो आगे देखो। वेव फ्रंट ऑफ द सोर्स बीच इज एट इंफिनिटी, प्लेनर। सोर्स जो इंफिनिटी पे है वो कैसा भी सोर्स हो उसका वेव फ्रंट प्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो पॉइंट सोर्स ही है, अब इंफिनिटी पे देखोगे तो ये वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे सोर्स से जाओगे वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा। अब तुम इनफाइनेटली लास्ट डिस्टेंस पर बैठ के देखोगे तो तुमको तो यही पोर्शन दिखाई देगा ना। बताओ ये पोर्शन कैसा है? सर प्लेनर है। प्लेन का तो प्लेन ही होगा, सिलेंडर का भी बहुत छोटा सरफेस प्लेन होगा। बताओ बोलो, इजी है क्या? हाँ सर। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि है इजी, अगर तुम्हें ना भी बताया जाए और डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो भी तुम उसको थोड़ा बुद्धि लगा के निकाल सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगा के निकाल सकते हो। क्या है देखो,
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द सरफेस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। सर कैसे? देखो, मान लो ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है। हाँ जी है। अब इस प्लेन सरफेस पर कोई रे आया, ऐसे ये रे आया, तो रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। हाँ, अब वेव फ्रंट जो प्लेन से एंगल बनाएगा वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। कैसे? तो जो रे है उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ऐसा बनाओगे तुम, यही तो वेव फ्रंट बनाओगे। ये क्या होगा सर? वेव फ्रंट होगा जो रे के परपेंडिकुलर है। ओके सर, रे के परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताओ, ये एंगल आई है, तो इंसिडेंट रे जो प्लेन से एंगल बनाता है वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। वैसे भी दिख रहा है ये 90 है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई, ये 90, ये 90, 90 माइनस आई तो ये आई। मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट और प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सिंपल सी बात है। वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर आएगा, वेव फ्रंट क्या होगा? रे के परपेंडिकुलर आएगा। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle between reflected and refracted wave front, एंगल बिटवीन, बहुत खराब अंग्रेजी लिखा है यहां पर, शायद मैंने ही लिखा होगा इसीलिए गड़बड़ है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट टू द सरफेस इज, टू द सरफेस इज, टू द सरफेस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर। सही है क्या? ठीक है क्या? टाइम बिटवीन सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम, टाइम बिटवीन सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो जैसे टाइम, ये अच्छा स्टेटमेंट है, ये अच्छा स्टेटमेंट है, समझना। टाइम बिटवीन सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। जैसे मान लो एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स से विजुअलाइज करना इजी होता है इसलिए बना रहा हूं। अब यहां से तुम अगर एक वेव बनाते हो, ये एक वेव आगे ट्रेवल कर रहा है, वैसा ही इस पॉइंट सोर्स से भी निकलेगा, वैसा ही इस पॉइंट सोर्स से भी निकलेगा, वैसा ही इस पॉइंट सोर्स से भी निकलेगा। अब यहां पर ये एक मिनिमा का तुम्हारा पार्टिकल हो गया, ये सारे पार्टिकल को पॉइंट को मिला दोगे तो ये तुम्हारा बनेगा एक वेव फ्रंट, और ये भी बनेगा वेव फ्रंट। तो ये कह रहा है कि टाइम बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम, और फिर यहां पे मिनिमा मान लो, यहां पे मिनिमा बनता है, इस दोनों के बीच का टाइम सेम होगा। अरे तो बहुत इजी कंसेप्ट है भाई, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं। सेकेंडरी वेवलेट और सोर्स क्या होता है? अब हाइजन साहब कहते हैं, अब हाइजन साहब की आगे की देखना, महाभारत क्या कहते हैं। हाइजन साहब कहते हैं कि भाई एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, इस प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट बनेगा। मेरी बात सुन लेना पहले, तब ऊपर पढ़ना, मेरी बात सुनना। एक प्राइमरी सोर्स है, हाँ है, इस प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हैं? हाँ, हाइजन साहब कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सुन लो चचा की बात। चचा की बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, जो करेगा उसको पकड़ पकड़ के पीटा जाएगा। चचा की बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं, चचा ने कहा है तो बस कहा है, सुन लो। क्या कहते हैं चचा? चचा कहते हैं कि प्राइमरी सोर्स से तुम कोई एक सेम फेज वाला पॉइंट को मिला के वेव फ्रंट बनाओ, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। Each and every point of a wave front behave as a secondary source। सर ये सोर्स हो गया, हाँ, तो सर ये अगर सोर्स हो गया तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, हाँ, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा।
ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये भी अपना बनाएगा, हाँ ये भी अपना बनाएगा वेव फ्रंट, ये भी अपना वेव फ्रंट, ये भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा, हाँ। तो ये तो वेव फ्रंट पूरा पूरा हर तरफ बनेगा ना सर, हाँ हर तरफ बनेगा। लेकिन ये वेव फ्रंट जो बनेगा वो ट्रेवल सिर्फ आगे करेगा, इसकी पीछे की तरफ इंटेंसिटी जीरो होगी। दोज पॉइंट मतलब वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी ट्रेवल विद द सेम स्पीड। द सेकेंडरी वेवलेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इंटेंसिटी जीरो। ये बोलते हैं कि सारे डायरेक्शन में सेम स्पीड से ये वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, सेकेंडरी सोर्स का जो वेव फ्रंट बनेगा सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, लेकिन पीछे की तरफ उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर पीछे की तरफ इंटेंसिटी बना दोगे तो भाई साहब पीछे इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके, ये कह रहा है कि आगे की तरफ ही ट्रेवल करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इनके, ये चचा जो कह रहे हैं उस उनके बात का इमेज अपने दिमाग में बना पा रहे हो तुम, कि मान लो ये तेरा पीएस है, प्राइमरी सोर्स है, इसके वजह से ये एक वेव फ्रंट बना है जिसका ये सब सोर्स होगा। अब इसके वजह से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, इस वेव फ्रंट में जो पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव करेगा और ये अपना वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा। इस वेव फ्रंट में जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी और वो ऐसे इस तरीके से आगे ट्रेवल करके जाएगा ऐसे। सर तो ये जो आपने बनाया है यहां भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा, पीछे की तरफ लाइट की इंटेंसिटी जीरो होगी, ये इस तरह से ट्रेवल करके जाएगा। सर इस तरह से ट्रेवल करके जाएगा तो इसका ये वेव फ्रंट है, हाँ तो इस वेव फ्रंट पे भी ये सोर्स होगा, हाँ ये सोर्स होगा, इस सोर्स का भी ये इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, हाँ। तो सर क्या बनाना चाहते हो, कुछ नहीं, मकरा का जाल, मकरा का जाल बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। क्या हाइपोथेसिस दिया चचा ने पता नहीं, चचा ही जाने, ऐसा ऐसा बनता जाएगा, रंगोली बन जाएगा। द सेकेंडरी वेवलेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, अगर पूछे ना सेकेंडरी वेवलेट का जो स्पीड होगा वो सारे डायरेक्शन में होगा, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। सर बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी जीरो क्यों होगी, यही चचा से भी लोगों ने पूछा था, चचा के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो फिर चचा की हम बात क्यों माने, क्योंकि चचा ने इस हाइपोथेसिस से आगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। तो चचा की हाइपोथेसिस चचा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि सेल्फ एविडेंट थ्योरी, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। उन्होंने चचा ने हाइपोथेसिस माना, अब उस चचा ने अपनी हाइपोथेसिस को खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हाइपोथेसिस के बेसिस पे आगे का थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। चचा का हाइपोथेसिस खुद ही चचा से एक्सप्लेन नहीं हुआ। इंटेंसिटी पीछे क्यों होगी लाइट की सेकेंडरी वेव से, वो चचा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये देखिए ये चचा का ड्रॉबैक लिखा है यहां पे, डिमेरिट ऑफ हाइजन वेव थ्योरी। देखो, अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई secondary wavelets are formed in forward direction only, unable to explain by chacha, demerits of the Huygens wave theory, demerits of the Huygens wave theory। chacha unable to explain कि why secondary wavelets form in a forward direction only, मतलब जो वेव फ्रंट मूव करता जाएगा, वेवलेट का मतलब पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब ये तो प्राइमरी सोर्स है, ये एक वेव फ्रंट बनेगा, इस वेव फ्रंट पे बहुत सारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, उसको आप वेवलेट बोलोगे। इसके वजह से ये एक वेव फ्रंट बनाएगा ऐसा, इस पे बहुत सारे सोर्स मानोगे। अब इस सोर्स का बहुत सारा सोर्स ये होगा और पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस को हम वेवलेट कहते हैं। तो वेवलेट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जाएगा ये चचा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि चचा ने मैकेनिकल वेव माना था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन चचा ने वेव कैसा माना था? लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था लाइट को। चचा ने लाइट को कौन सा वेव माना था? लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था। चाचा ने लाइट को कौन सा वेव माना था? चचा ने लाइट को कौन सा वेव माना था? चचा ने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था। और लॉन्गिट्यूडनल वेव से पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं होता। क्लियर क्या? क्लियर क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए,
हाइजन प्रिंसिपल, मेन पॉइंट ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम सोर्स ऑफ द सेकेंडरी, दोबारा लिख रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड जनरेट वेवलेट which spread out in the medium with the same velocity as that of light in forward direction only. इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो पूरे अच्छे तरीके से. Every point on the wave front, every point on the wave front becomes a source of secondary disturbance, becomes a source of secondary disturbance and generate wavelet which is spread out in the medium with the same velocity as that of light in forward direction only. The envelope of this secondary wavelet at any instant of time gives the position of new wavefront at that instant. The envelope of this secondary wave at any instant of time give the position of the new wavefront at that instant. वो नया wavefront बनाता है किसी भी इंस्टेंट पे. The wavefront in a medium is always perpendicular to the direction of propagation. ये तो जानते हो. Wavefront always perpendicular to the direction of propagation. अरे यार एक बहुत जोरदार ऑफर आया मेरे घर पे भाई. जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पता चल गया कि मैं यहाँ रहता हूँ. एक आंटी आई थी अभी, बोले कि मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दो. आंटी आई थी अभी, बोले मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाओ. मैंने बोला मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा. तो बोला आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप तो पढ़ाते हो, हमको पता चला आप पढ़ाते हो, आप ट्यूशन पढ़ाओ. हाँ सोचना शुरू कर दूँ एक्स्ट्रा इनकम साइड से, मज़ा आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा. आंटी कहते हैं कि हमको पता चला आप पढ़ाते हो तो आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा. पैसा ही पैसा होगा. चलो कल से धंधा शुरू अपना होम ट्यूशन का. चलो वेव फ्रंट इन अ मीडियम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे. ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव कैसे होता है वो देखते हैं थोड़ा सा. हाइजन कंस्ट्रक्शन. हाइजन कंस्ट्रक्शन कहता है कॉमन टेंजेंट इन्वॉल्विंग सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स द न्यू वेव फ्रंट. बताता हूं कैसे. ये मान लो प्राइमरी सोर्स है तुम्हारा. प्राइमरी सोर्स मतलब एक्चुअल में जो सोर्स है लाइट का वो ये हो गया, ये वो हो गया. थोड़ी देर बाद ये बनेगा तेरा एक वेव फ्रंट. अब इस वेव फ्रंट में ये पॉइंट क्या क्या है? सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स. अब ये अपना पॉइंट सोर्स की तरह, ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. अब ये आ गया, ये पॉइंट सोर्स की तरह अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा आर डिस्टेंस पे. आर डिस्टेंस पे अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा. ये आर डिस्टेंस पे अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा. ये आर डिस्टेंस पे अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा. ये आर डिस्टेंस पे अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा. सिमिलरली यहां पे सारे ही पॉइंट आर डिस्टेंस पे अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे और इन सब का टेंजेंट मिला के एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा. लो सबका टेंजेंट देखो, कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट. देखो कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग मतलब उसको कवर करता हुआ सबका कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट. ये देखो न्यू वेव फ्रंट, ये न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा. न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा. देखो क्योंकि ये चारों तरफ आएगा ना, सर्कल थोड़ी ना बनेगा. अब भाई ये आर डिस्टेंस पे जो तुमने एक वेव फ्रंट बनाया था वो ये वाला वेव फ्रंट था, तो ये स्फेरिकल था. अब स्फेयर के हर पॉइंट पर, जैसे स्फेयर है तो स्फेयर के हर पॉइंट पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे क्या है? सोर्स है, सोर्स है. देखो
इस स्फीयर के हर पॉइंट पे सोर्स है। अब वो सोर्स एक पॉइंट सोर्स की तरह अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट नया बनाएगा, उसका भी स्फेरिकल, इसका भी स्फेरिकल, सारे स्फेरिकल के टेंजेंट से मिला दोगे, न्यू वेव फ्रंट बन जाए। सर प्लेनर में भी स्फेरिकल बनेगा? हाँ, अब देखना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए प्लेन तुम्हारा सोर्स है, तो इसका हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हाँ, आर डिस्टेंस में मान लो एक वेव फ्रंट बना हुआ है। प्लेनर का वेव फ्रंट प्लेनर ही होता है, आप जानते हो। ये प्लेनर वेव फ्रंट बना हुआ है, प्लेनर वेव फ्रंट बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? प्लेनर वेव फ्रंट बना हुआ है। अब प्लेनर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर, ये सारे ही एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब ये पॉइंट सोर्स की तरह आर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। हाँ सर, ये भी आर डिस्टेंस पर स्फेरिकल बनाएगा, ये भी आर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल बनाएगा, ये भी आर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल बनाएगा, ये भी स्फेरिकल बनाएगा, ये भी स्फेरिकल बनाएगा, ये भी स्फेरिकल बनाएगा, ये भी स्फेरिकल, और स्फेरिकल को आगे की तरफ ही बनाएंगे हम। अब इस सारे स्फेरिकल को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बोल? सारे स्फेरिकल को अगर टेंजेंट से जोड़ दोगे, सारे स्फेरिकल को टेंजेंट से जोड़ दोगे तो एक प्लेन बनेगा, ये न्यू वेव फ्रंट बनाएगा, न्यू वेव फ्रंट बनाएगा। इसको कहते हैं हाइजन कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये पॉइंट सोर्स स्फेरिकल बना, ये पॉइंट सोर्स स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, सारे स्फेरिकल का टेंजेंट जोड़ोगे तो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेनर ही तो बना, न्यू वेव फ्रंट। भाई प्लेनर हो, स्फेरिकल हो या तुम्हारा सिलेंड्रिकल हो, प्लेनर हो, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, उस पर हर एक पॉइंट तो तुम्हारा पॉइंट सोर्स की तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। उस स्फेयर पे जो टेंजेंट खींचोगे वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। क्लियर है? यस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोहेरेंट सोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंट सोर्स। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? देखो, मान लो एक सोर्स है S1, इसने अपना कोई वेव जनरेट किया, ये वेव यहां पे पहुंचा, इससे x1 डिस्टेंस पर वेव पहुंचा। इस वेव की इक्वेशन यहां पे x1 डिस्टेंस पर तुम लिख रहे हो y1 बराबर a, एम्पलीट्यूड वेव का a, एम्पलीट्यूड वेव का a, साइन k x1। अगर इसका एंगुलर वेव नंबर है k, यहां से x1 डिस्टेंस पर वेव पहुंचा है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टर्बेंस होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो x1 प्लस ओमेगा टी। मान लो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका वेव नंबर k1 है, तो k1 x1 प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। क्या? ओमेगा 1t। ओमेगा 1 k1 बोल देता हूं, पहला वेव है, तो k1 x1 प्लस ओमेगा 1 टी टाइम पे पहुंचा है वेव, तो यह k1 x1 प्लस ओमेगा 1t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वेवलेंथ भी अलग है, k1 अलग है, तो इसका एंगुलर वेव नंबर k1, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, इस सोर्स का, इस सोर्स से x1 डिस्टेंस पे ये वेव का इक्वेशन आएगा। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी खत्म करता हूं, होम ट्यूशन पढ़ाने जाना है मुझे। S2 से आप वेव जनरेट करोगे, S2 से ये वेव जनरेट करोगे। अब मान लो S2 सोर्स से डिस्टेंस x2 है, इसका एंगुलर वेव नंबर है ओमेगा 2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है k2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, एंगुलर वेव नंबर है k2। तो यहां से x2 डिस्टेंस पर इक्वेशन क्या होगा? एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं, a साइन k2 x2 प्लस ओमेगा 2t, किसी भी t टाइम पे देख रहे हैं, ये t इज इक्वल टू 0 वेव जनरेट किया, t टाइम पे वेव यहां पहुंचा, इसका t टाइम पे वेव यहां पहुंचा। अब ये जो दो वेव पहुंचे हैं, ये दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं उस पार्टिकल को ऑसिलेट कराना। जो दो वेव पहुंचे हैं, वो दोनों वेव क्या चाहते हैं? दोनों वेव चाहते हैं उस पार्टिकल को ऑसिलेट कराना। आप कहीं नहीं जा सकते। अबे तेरा क्लास पढ़ा के मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, तुम्हें क्या पता चलेगा मैं कहां जा रहा हूं? सरकार बिक गई है, तेरा मास्टर बिक गया है, पता तुम्हें क्या मतलब मैं कहां जा रहा हूं? तुमको पता भी चलेगा? तेरा क्लास खत्म करके मैं निकल लूंगा, होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा इनकम होगा, एक्स्ट्रा इनकम से
मलाई बर्फ खाऊंगा, एक्स्ट्रा इनकम होगा, क्या ही पता चल रहा है, चुपचाप पढ़ा लूंगा। 10 होम ट्यूशन पढ़ाया, एक होम ट्यूशन से 500 रुपया लूंगा तो 5000 रुपया हो जाएगा। 5000 रुपया में तो मजा ही आ जाएगा। कोई भी वेव कहीं पहुंचता है तो पार्टिकल को क्या करता है, डिस्टर्ब। ₹500 प्रति घंटा लगता है। ₹500 प्रति घंटा, हाँ यार महंगाई का जमाना है। कहीं भी तुम देखो किसी भी शहर में, जरूरी नहीं है कि मेट्रो सिटी हो, कोई भी शहर हो, वहां पे ₹500 प्रति घंटा तो होम ट्यूशन का रेट है, ऐसी बात नहीं है। तुम बताओ तुम्हारे गांव में है कि नहीं, कहीं भी ₹500 प्रति घंटा तो होता है। बताओ यार, ₹500 पर आवर, कहीं भी तुम देखो, पटना, दिल्ली, लखनऊ, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कहीं भी तुम देखो ₹500 प्रति घंटा रखता है। और तुम ₹4000 देके पूरे साल हर दिन 4-4, 5-5 घंटा पढ़ते हो, तो नुकसान है। 500 प्रति रुपये घंटा तो होता है यार। तो तुम मतलब एक हफ्ते की क्लास के फीस में तुम पूरे साल पढ़ते हो। तुम्हारा अलग से पैसा लगेगा। अभी रुक, एक सिस्टम सेट करता हूं मैं, अलग से पैसा लगेगा। अब ज़्यादा पढ़ रहे हो तुम। और कह रहा है कि 11th का अलग से दो, 12th का हमने फीस दिया, 11th भी पूरा अलग से पढ़ाओ। गांव गांव में भी ₹500 प्रति घंटा होता है। भाई ये तो स्कैम है। स्कैम है। चल देख, छोड़, जो भी है बाद में हिसाब करेंगे। हिसाब तो होगा, हिसाब तो होगा, हिसाब तो करना पड़ेगा। हिसाब होगा, हर एक एक मिनट का हिसाब होगा। देख इधर, ये सोर्स है और एक सोर्स ये। चिंता मत करना ज्यादा K1 ω1 ω2 में मत पढ़ो। सिंपल सी बात देखो कि ये सोर्स एक वेव जनरेट किया, वेव यहां पे ट्रेवल करके पहुंचा, और वेव जब यहां पे पहुंचेगा तो इस पार्टिकल को डिस्टर्बेंस देगा। ये बोलेगा कि तुम ऑसिलेट करो, ये पहुंचा, ये बोलेगा तुम भी ऑसिलेट करो। दोनों का इक्वेशन ऑसिलेशन का ये होगा। अब इसमें मैं फेज डिफरेंस अगर पूछूं दोनों इक्वेशन में तो क्या होता है? फेज डिफरेंस इज नथिंग बट बेटा एंगल का डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो किसी भी टाइम पे फेज डिफरेंस क्या होगा बताओ? फेज डिफरेंस क्या होगा बताओ? फेज डिफरेंस इन दोनों के एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस क्या लिखेंगे? K1 x1 ω1t माइनस ये क्या है? K2 x2 माइनस ω2t। ये फेज डिफरेंस आएगा क्या? हाँ सर, ये फेज डिफरेंस होता। अगर मान लें यहाँ पे फाई ऐड होता है, फाई 2 ऐड होता है, वो भी लिख लेते। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर होता तो दोनों का एंगल का डिफरेंस अब हम बोलेंगे फेज डिफरेंस है। अब यहां पे ओमेगा वाला टर्म और के वाला टर्म थोड़ा अलग अलग करो तो के वाला टर्म अगर मैं अलग करूं तो K1 x1 और ये K2 x2, ये हो जाएगा तुम्हारा K1 x1 माइनस K2 x2 प्लस ω1t माइनस ω2t। इसको लिख सकते हो ω1 माइनस ω2 इंटू टी। अब बताओ ये फेज डिफरेंस उस पॉइंट पर, इस सोर्स से डिस्टेंस x1, इस सोर्स से डिस्टेंस x2 तो फिक्स है, मतलब उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। उस पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा? फेज डिफरेंस at that point is variable with time or constant? Variable with time or constant? Variable with time। क्यों? क्योंकि किसी 0 सेकंड पे देखोगे तो फेज डिफरेंस t को 0 रखो, ये आएगा। 1 सेकंड पे देखो कुछ और आएगा, 2 सेकंड पे देखो कुछ और आएगा, 3 सेकंड पे देखो कुछ और आएगा। तो यहां पे इस दोनों वेव के बीच में हर समय फेज डिफरेंस सेम ही होगा कि अलग होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर?
एट दैट पॉइंट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हेंस का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ यार, मैं एक्स्ट्रा इनकम करके अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ लेता हूं। हेंस दीज का स्पेलिंग THEC, these two sources are incoherent with each other, incoherent with each other, अगर किसी पॉइंट पे दो सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो सोर्स होता है इनकोहेरेंट। मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता तो कोहेरेंट हो जाता। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि ये फेज डिफरेंस ना कांस्टेंट रहे, मतलब डेल्टा फाई टाइम पर डिपेंड ना करे। तो टाइम पर डिपेंड ना करे इसके लिए जरूरी है कि k1 x1 माइनस मान ले k2 x2 है, प्लस ये वाला टर्म जीरो हो जाए। कौन सा टर्म? ω1 माइनस ω2 इंटू टी, ये वाला टर्म तेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाता, ये वाला जीरो कब होगा सर? ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा कब जीरो होगा बोल? इफ ω1 बराबर ω2, ओमेगा को हम बोलते हैं 2πf, ये तब जीरो होगा जब f1 बराबर f2 हो जाए। जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ω1 माइनस ω2 रखोगे, जीरो हो जाएगा। जीरो में टी से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन डेल्टा फाइव बिकम्स k1 x1 माइनस k2 x2, दैट फेज डिफरेंस, दिस फेज डिफरेंस कांस्टेंट विथ टाइम, hence these two sources become coherent, कोहेरेंट का स्पेलिंग क्या होता है यार? COHERENT, ठीक है, COHERENT, कोहेरेंट। ये दोनों सोर्स क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट। COHERENT, कोहेरेंट सोर्स। अब बताओ कोहेरेंट सोर्स कौन सा सोर्स होता है? दोनों का फेज सेम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स कौन सा सोर्स होता है बोलो? बोलो, कोहेरेंट सोर्स कौन सा सोर्स होता है? मैंने पता है सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने फील के साथ तुम्हें बताया कि एक्चुअल में अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं है तो हर इंस्टेंट पर फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हर इंस्टेंट पर उनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो, किसी भी इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस फिक्स हो गया, फिक्स फेज डिफरेंस है, और फिक्स फेज डिफरेंस है तो उस सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? दो प्रॉपर्टी हो जाएगी कोहेरेंट सोर्स की, कि उसका फेज क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों सोर्स का? कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। भाई साहब, थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल फील भी दिया तुम्हें। अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं तो क्या होगा? फेज डिफरेंस हर टाइम पे अलग अलग आएगा, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल फेज डिफरेंस हो गया। और फ्रीक्वेंसी सेम है तो देखो फेज डिफरेंस क्या हो गया? कांस्टेंट, फिक्स हो गया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या जोरदार चीज पढ़ाई यार, मजा आ गया। देखो, और एक और चीज दिखा दो, एकदम मोक्ष की अनुभूति होगी तुम्हें। क्या? मान लो बेटा दोनों सोर्स का एंगुलर वेव नंबर सेम है, k1 k2 बराबर है। अगर ये k1 k2 बराबर है, एक जोरदार चीज दिखाता हूं। यहां पे k1 k2 अगर बराबर है, k1 k2 और ω1 बराबर ω2, दोनों बराबर है, तो ω1 बराबर ω2 है तो ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर। और k1 k2 बराबर, तो डेल्टा फाइव बताओ क्या होगा? डेल्टा फाइव होगा, k बाहर आ जाएगा, यहां पे बचेगा तुम्हारा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 बचेगा क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ k को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा
और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सॉरी x1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो देखो क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा फाई क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, उसको मैंने कहाँ से निकाला, अंदर से निकाला है इसके। नहीं समझ में आया ना, एक बार और बताता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूँ। देख मैंने कहाँ से निकाला, देख मैं कह रहा हूँ कि मान ले फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, कि फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो कोहेरेंट सोर्स हो गया, और K1 बराबर भी K2 हो गया। तो डेल्टा फाई क्या आएगा, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से K कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा तेरा x1 माइनस x2। K को क्या लिख सकता है बोल सर, K होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, और x1 माइनस x2 तेरा पाथ का डिफरेंस। ये देख फेज डिफरेंस, देख फेज डिफरेंस और पाथ का डिफरेंस रिलेशन डेराइव कर लिया मैं इसके अंदर से। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, याद कर, कल ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाई एक रिलेशन से वेव बना के डिराइव किया था ना, ये देख यहाँ पे डिराइव हो गया। चल बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। अब बता ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं कोहेरेंट सोर्स के लिए? टू वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स। ये कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन सही है क्या? टू वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स बताना है। ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हो कि टू वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स, तो सही है कि गलत? कई किताबों में, एक्चुअल में रामलाल टाइप किताबों में लिखा होता है कि दो वेव का जीरो फेज डिफरेंस है तो कोहेरेंट होगा। तो ये कोहेरेंट का मतलब जीरो फेज डिफरेंस अगर हमेशा है तो होगा, लेकिन फेज डिफरेंस जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तुम्हारा फेज डिफरेंस जीरो होना कोहेरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना कोहेरेंट की रिक्वायरमेंट है। टू वेव हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज अ कोहेरेंट सोर्स, ये रिक्वायरमेंट है। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस कब होगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस कब होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। समझ गए सर? वैसे भी अगर फेज डिफरेंस अगर जीरो है, मान लो फेज डिफरेंस जीरो और हमेशा जीरो है, तब तो हो जाएगा ना सर, तब हो जाएगा। लेकिन मान लो अभी जीरो है, मान लो किसी इंस्टेंट पे दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, और टाइम के बाद थोड़ी देर बाद कुछ और आ गया, थोड़ी देर बाद कुछ और आ गया, थोड़ी देर बाद कुछ और आ गया, तो जीरो फेज डिफरेंस होना कोहेरेंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है भाई। जीरो फेज डिफरेंस मान ले ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग है, टी जीरो पे जीरो फेज डिफरेंस आ जाएगा मान ले, फिर कुछ और टाइम के बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तो फेज डिफरेंस जीरो के अलावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो होना जरूरी नहीं है। फेज डिफरेंस 10 भी है तो भी कोहेरेंट हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। देखो टू वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स नहीं, फेज डिफरेंस कुछ भी हो फिक्स रहना चाहिए, जीरो हो ये जरूरी थोड़ी नहीं। कह रहा फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट, जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट नहीं। फेज डिफरेंस अगर पाई बाई 4 है तो कोहेरेंट नहीं होगा, पाई बाई 4 पे भी कोहेरेंट होगा, लेकिन वो पाई बाई 4 फिक्स होना चाहिए। तो फॉल्स हो गया ना भाई, ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। समझ में आ गया? टू वेव हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स मस्ट नॉट बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो ही नहीं सकती। सर ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल में लाइट मीट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन का जब हायर से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है तो वहां से फोटोन निकलता है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर टू इंडिपेंडेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो हम कोहेरेंट सोर्स कैसे फिर बनाएंगे? हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं? एक सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करें। जैसे मान लो ये सोर्स है, तो सोर्स है तो यहां से इस तरीके से वेव फ्रंट बन के बाहर निकलेगा। हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा देंगे दो टीनी होल के साथ। अब यहां से मैंने मान लो छोटा छोटा होल बना दिया, दो ऐसे बना दिया। अब इस सोर्स से ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है, देखो ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है। इस सोर्स से ऐसे वेव फ्रंट निकल, ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है, ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है, देखो ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है। अब क्या होगा कि ये मैंने एक ओपेक मीडियम लगा दिया, ये इधर लाइट पास होगा नहीं, यहां पे एक होल बना दिया, ये लाइट पास होगा नहीं, यहां पे एक होल बना दिया, ये लाइट पास होगा नहीं। अब इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों पॉइंट सोर्स तेरे क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे।
दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स मस्ट नॉट बी कोहेरेंट। तो हम कोहेरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं? देख भाई, कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं। एक मान लीजिए तेरा सोर्स है, इस सोर्स से क्या होगा, इस सोर्स से वेव फ्रंट इस तरीके से बाहर निकल रहा होगा। ये वेव फ्रंट बनेगा एक, ये वेव फ्रंट बनेगा एक, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा एक, इस तरीके से वेव फ्रंट बनता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक ओपेक स्पेस बना देंगे, कार्डबोर्ड लगा देंगे, यहां से लाइट बाहर जा ही नहीं सकती, यहां से लाइट बाहर जा ही नहीं सकती। अब मान लो कि एक वेव फॉर्म, वेव फ्रंट ऐसा बना। अब भाई साहब लाइट तो बाहर जा ही नहीं सकती, तो इसके बाहर वाला पोर्शन ये साइडेड होगा, साइडेड होगा, ये बाहर वाला पोर्शन साइडेड होगा। अब मान लो यहाँ पे दो होल बना दिए मैंने, एक होल ये बना दिया, एक होल ये बना दिया। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ये पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। अब इसका पॉइंट सोर्स इस तरीके से वेव फ्रंट बनाता हुआ आगे जाएगा, इसका पॉइंट सोर्स इस तरीके से वेव फ्रंट बनाता हुआ आगे जाएगा। कुछ इस तरीके से एक सोर्स को दो सोर्स पे हमने डिवाइड किया। क्लियर है क्या? ओके। अब आइए जो मेन टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? इंटरफेरेंस। 11th क्लास का टॉपिक है पूरा का पूरा। इंटर, INTERFERENC, इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, SUPERPOSITION, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, टू वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो कोहेरेंट सोर्स अपने आप हो जाएगा। सेम एम्पलीट्यूड, ना सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, सुपर इंपोज करते हैं। टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम, सेम एंगुलर वेव नंबर बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फेज डिफरेंस। मतलब उनका फेज, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज होगा तभी तो उनका बीच का एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये लिखा हुआ नहीं होता है, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मान लो कि एक सोर्स है S1, इससे एक वेव जनरेट हुआ और यहां पे पहुंचे। उस वेव की इक्वेशन है y1 बराबर A1, एम्पलीट्यूड अलग है ना, डिफरेंट एम्पलीट्यूड बोला ना, हाँ, A1 साइन k, इस वेव से डिस्टेंस x1, तो kx1 प्लस ओमेगा टी। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? दूसरा सोर्स है S2, मान लो इससे डिस्टेंस है x2, तो यहां पर जो y2 आएगा वो आएगा A2 साइन kx2 प्लस ओमेगा टी। क्या मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों सोर्स से जनरेटेड जो वेव यहां पहुंचेगा उसकी इक्वेशन सही लिखी है? एम्पलीट्यूड सर अलग बोला था तो A1 A2 एम्पलीट्यूड मान लिया, साइन kx1 प्लस ओमेगा टी, साइन kx2 प्लस ओमेगा टी, सही है। तो देख लेना, आराम से देख ले, आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्स ट्रू फॉल्स, अरे तीसरा फॉल्स कैसे? तीसरा सही है। थर्ड लाइन देयर शुड बी वेव फ्रंट, नहीं सही है। यस, फेज डिफरेंस कांस्टेंट अलोंग द टाइम, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ कोहेरेंट। यस, फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, तो तुम्हारी गलती है। जीरो फेज डिफरेंस कोहेरेंस की गारंटी नहीं है। करे कि जीरो फेज डिफरेंस होगा तो कोहेरेंट होगा, नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो कोहेरेंट होगा, ये गारंटी है। ये सही लिखा है क्या? देख भाई, एम्पलीट्यूड अलग है तो देख A1 साइन, इस सोर्स से डिस्टेंस x1 है तो kx1, एंगुलर वेव, सेम एंगुलर वेव नंबर और सेम फ्रीक्वेंसी बोला है, तो kx1 प्लस ओमेगा टी, टी टाइम पे यहां पे वेव पहुंचा एक। इस वेव से, इस सोर्स से भी एक वेव पहुंचा, वो जो यहां पहुंचा उसकी इक्वेशन होगी A2 साइन k2 प्लस ओमेगा टी। एकदम सही है यार। अब दोनों का सुपर इंपोजिशन मतलब क्या है कि दोनों मिलकर इसको डिस्टर्ब करना चाह रहा। जब दोनों मिलकर इसको डिस्टर्ब करना चाह रहा तो इसका नेट इक्वेशन जो बनेगा y बराबर बनेगा y1 प्लस y2, दैट इज नथिंग बट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, बोलिए बेटा,
A1 साइन kx1 प्लस ओमेगा टी प्लस A2 साइन kx2 प्लस ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया बस, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया बस। ले, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया, दोनों का एम्पलीट्यूड देख अलग अलग है। हाँ, दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। डेल्टा फाई यहां से आएगा kx1 प्लस ओमेगा टी, kx1 प्लस ओमेगा टी माइनस इसका फेज बोल क्या है, माइनस kx2 प्लस ओमेगा टी, सॉरी माइनस ओमेगा टी, घटाएंगे ये ओमेगा टी घट जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ये तेरा डेल्टा फाई है। हाँ, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा k की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फेज डिफरेंस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, सो उनका वेवलेंथ क्या है और दोनों सोर्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, सर ये फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, जरूरत पड़ेगा तो यहां से निकाल लेंगे। और दोनों वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग, तो सुपर इंपोज्ड वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी, सुपर इंपोज्ड वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी। याद करो, यह आपने पढ़ा था कि मान लो एक वेव का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है A2 और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई तुम्हारे आंख के सामने निकाला है, ये फेज और ये फेज का डिफरेंस है तुम्हारा फेज डिफरेंस। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, पहले वेव की एम्पलीट्यूड A1, दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड A2, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। अब बताओ रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी। सर तो बड़ा आसान है, ये तो वेक्टर की तरफ फेज डिफरेंस ऐड कर देंगे। A नेट बराबर होगा रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई डेल्टा फाई। चल चल चल, मैं तेरे साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा, डेल्टा फाई, एंगल डेल्टा फाई है तो डेल्टा फाई रखेंगे। क्या यही काम आपने वेक्टर में किया? हाँ सर। क्या यही काम आपने एसएचएम में किया है, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम? क्या यही काम आपने वेव में किया है? हाँ सर। क्या यही काम आपने एसी में किया है? क्या यही काम आपने ईएम वेव में किया है? हाँ। क्या यही काम आप वेव ऑप्टिक्स में कर रहे हैं? तो कितने चैप्टर में सेम कंसेप्ट लगा है, वेक्टर, एसएचएम, वेव, मैकेनिकल वेव, एसी, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स। 1 2 3 4 5 6 खुला 6 चैप्टर में, 6 चैप्टर में, 6 चैप्टर में। पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1, दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड है A2। A1 A2 दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, सुपर इंपोजिशन से, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, मतलब दोनों के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड होगी वो होगी रूट अंडर इसका एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दिस इज दैट, दिस इज दिस, दिस इज दिस इज दिस इज इज दिस, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज। बताओ कितने लोगों को ये चीज समझ आया, थम्स अप करके बताइए जरा देखें। इनवेलप मतलब रजाई ओढ़ ले, इनवेलप बन जाएगा तेरा। क्या है यार, इनवेलप मतलब 9 लोगों को डाउट है। इनवेलप मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेवलेट? वेवलेट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। आजकल पढ़ाई में उतना मजा नहीं आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। अगर पढ़ाई में सबको मजा आ जाएगा, सब पढ़ने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। तो डिस्टर्बेंस तो बहुत जरूरी है बेटा, डिस्टर्बेंस इज वेरी मच जरूरी। अगर डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तुम गधे जैसे इंसान जब डिस्टर्ब होंगे तभी तो पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा मेहनत करेंगे। सब पढ़ने लग जाएंगे तो सब डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा। कंपटीशन कितना खराब बढ़ जाएगा बताओ। मैम ये निखिल घोष को जरा ब्लॉक कर दीजिए, हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आना चाहिए। जल्दी देख के ब्लॉक कर दीजिए प्लीज।
एक प्रजाति होता है बेटा जिसको कहते कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कर क्या रहे हो यहां पे, निकलो। एक है मृगांगी देवी, इसको भी कर दीजिएगा। बेटा प्लस ओमेगा टी ना कि माइनस ओमेगा टी, ये डिपेंड करता है कि वेव कहां जा रहा है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। सुपर पोजिशन मीनिंग, दो बार एक ही थप्पड़ मार दो उसको सुपर पोजिशन ऑफ टू थप्पड़। सुपर पोजिशन मीनिंग क्या होता है? सुपर पोजिशन मीनिंग होता है अगर मैं दो थप्पड़ एक साथ तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? दो थप्पड़ एक साथ मारोगे तो दोनों थप्पड़ के रिजल्टेंट के बराबर चोट लगेगा। हाँ, ठीक है। चलिए, और किसी को ब्लॉक करना है क्या? जल्दी बता दीजिए। इसको ही ब्लॉक करिए, भोजपुरी में पढ़ाइए, मजाक चल रहा है यहाँ पे। चलिए, धन्यवाद। तो बताइए कितने लोगों को ये चीज समझ में आया कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, जैसे हमने एसी में दो करंट को जोड़ा था, एसएचएम में दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को जोड़ा था। याद करिए, एसएचएम में दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को जोड़ा था। जैसे दो वेक्टर को थीटा एंगल पे जोड़ा था, उसी तरीके से यहां पे दो वेव के एम्पलीट्यूड को जोड़ रहे हैं, वैसी तरीके से जैसा हमने वेव में जोड़ा था। ठीक है, फिर से इसको रीड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये वेव है पहला जिसका एम्पलीट्यूड है A1, दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है A2। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा A नेट, वो होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड स्वीट। एग्जाम्पल से भी देख लेते if A1 is 3, A2 is 4 and delta phi is 90, then find A net। बताओ फटाफट क्या होगा सर? A net बराबर होगा रूट अंडर A1 हो गया 3 का होल स्क्वायर, A2 हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा फाई 90 कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट 25 5। ये सर ये तो एकदम आसान है, क्या ही है ये, एकदम लप्पू सा सवाल है। बस ये करना है, तो ये तो हम 6 बार कर चुके हैं। हाँ, वही रिवीजन करा रहे हो, और क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? तो बता सर। कुछ नहीं हो सकता। मान ले तेरा A1 है 4, A2 है मान ले 2 एंड डेल्टा फाई है पाई बाई 3। अब कर सॉल्व, कर, फाइंड A नेट कर। चल सॉल्व कर बेटा, सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर। सर A नेट होगा रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? 180/3 60 कॉस 60। ये होगा 4 का होल स्क्वायर 16, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4, 4 चौका 16 इंटू कॉस 60 होता है। ये कट जाएगा 8, तो 8 4 12 और 16 28 रूट 28 आएगा क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रहे हो। ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रहे हो। अब बताओ यहां पे दो वेव के बीच में पॉसिबल फेज डिफरेंस क्या हो सकता है? सर पॉसिबल फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है। यार ये क्या हो गया? चल रहा है, कंप्यूटर ही चला गया।
जीरो फेज डिफरेंस, पॉसिबल फेज डिफरेंस अगर मैं पूछूं तो पॉसिबल फेज डिफरेंस क्या हो सकता है बता। तो दो वेक्टर के बीच में, मतलब वेक्टर नहीं एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहां पे एंगल, फेज डिफरेंस हम एंगल देख रहे हैं, एंगल मिनिमम कितना हो सकता है सर। पॉसिबल फेज डिफरेंस आपका मिनिमम क्या हो सकता है, 0। और मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, 180। 180 से ज्यादा फेज डिफरेंस पॉसिबल है क्या बता। होगा तो इसके मल्टीपल में होगा, जैसे पाई आ गया तो फिर 3 पाई होगा, 5 पाई होगा। यहां पे 240 डिग्री फेज डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, मैक्सिमम वो 0 से 180 तक ही होता है। अच्छा 240 क्यों नहीं हो सकता, देख इधर, मान ले ये वेक्टर बनाता हूं मैं, कोई फोर्स बनाया मैंने F1 और ये फोर्स मैंने बनाया F2, तो इन दोनों फोर्स के बीच में ये एंगल डिफाइन नहीं होगा, मिनिमम एंगल डिफाइन होता है, ये एंगल डिफाइन होगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आता है ना, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। तो भाई अगर ये एंगल बन रहा, मान ले दो फोर्स के बीच में ये एंगल बन रहा, तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ये एंगल बन रहा तो इसको कहते हैं 90 एंगल। ये एंगल बन रहा तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। थोड़ा और ये बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम ये एंगल बनेगा, और जब और बढ़ा दोगे तो ये एंगल बनाओगे तो ये मेजर ही नहीं करोगे, ये एंगल मेजर करोगे। लो पॉसिबल एग्जांपल ही मैंने पूरा बना दिया। देखो दो फोर्स है तो ये एंगल लोगे, ये 90 डिग्री होगा, ये मान लो 120 डिग्री टाइप होगा, ये मान लो 180 डिग्री टाइप होगा। जैसे 180 से बढ़ेगा तो ये एंगल लोगे नहीं, ये एंगल मेजर करोगे। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन। बता कहीं डाउट है तो बता। तो मिनिमम फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, तो हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ऐसे ऐसे, और हो सकता है ऐसे हो मैक्सिमम। देखना इफ A1 बराबर 6, A2 बराबर 4 एंड डेल्टा फाई इज 0, देन फाइंड A नेट। बता क्या होगा, बता क्या होगा भाई मेरे, बता A नेट क्या होगा। सर तो बड़ा आसान है, ये 6 है, ये 4 है और डेल्टा फाई 0 है, तो हम लिखेंगे A नेट बराबर √अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0। रखेंगे वैल्यू A1 A2 का रखेंगे। cos 0 क्या होगा बोल सर, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा तुम्हारा, ध्यान से देखेगा तो ये बन रहा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2। देखना भाई मेरे, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A A2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ तो A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और ऊपर में रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आएगा A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 बराबर 10। दिस इज नेट एम्पलीट्यूड। टेल मी एनी प्रॉब्लम, नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही सवाल अगर मैं फेज डिफरेंस 180 पे देखो तो सर 180 पे फेज डिफरेंस देखोगे तो A नेट बराबर आएगा √A स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, तो ये बनेगा A1 A स्क्वायर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर cos पाई होता है -1, तो ये माइनस आ जाएगा -2A1 A2। A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा बेटा √अंडर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो आएगा तेरा A1 माइनस A2। A1 बोल क्या है 6, A2 क्या है 4, तो ये 2 बचेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि 0 डिग्री पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये सिंपल जोड़ा है, तूने 6 4 कर दिया ऐसे। और 180 डिग्री पे जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, इससे कम एम्पलीट्यूड नहीं आ सकता, सीधा घटा दिया तुमने। 90 पर भी जोड़ता तो 2 से ज्यादा ही होता। ये तो पूरा वेक्टर का रोल है। हम जानते हैं दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से लेके डिफरेंस के बीच होता है। 6 और 4 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 10 और मिनिमम वैल्यू होगा 2। सारी वैल्यू 2 और 10 के बीच में लाइज करेगी। तो मैक्सिमम जब एम्पलीट्यूड उनका होता है ना तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव,
CONS, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसी को कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताइए, मेनली इंटरफेरेंस तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन दो इंटरफेरेंस हमारा इंटरेस्टिंग इंटरफेरेंस आया है, दो एक लिमिटिंग इंटरफेरेंस आया है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने फेज डिफरेंस पे होता है सर? 0 पे। अच्छा 2 पाई पे, वही बात हो गई ना, cos 2 पाई पे 0 होता है। अच्छा 4 पाई पे होगा, 3 पाई पे नहीं होगा, 3 पाई पे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, पाई पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे एंड सो ऑन। तो यहां पे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फेज डिफरेंस 0 होगा। दूसरा जब 2 पाई होगा फेज डिफरेंस, 4 पाई होगा फेज डिफरेंस। cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 पाई की वैल्यू होती है 1, 4 पाई की वैल्यू होती है 1, बाकी सारे एंगल पे अलग आएंगे। तो मैं जनरलाइज इक्वेशन लिख सकता हूं डेल्टा फाई बराबर n इंटू 2 पाई, वेयर n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4। मतलब जनरलाइज इक्वेशन बना लिया चाचा। इवन टर्म्स जब आएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। डेल्टा फाई तो समझ में आ गया, फेज डिफरेंस समझ में, पाथ डिफरेंस कितना होगा ये बता दो। सिंपल रिलेशन है, हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। हाँ सर, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, PATH, पाथ डिस्टेंस डिफरेंस फॉर CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा फाई की पॉसिबल वैल्यू n इंटू 2 पाई, तो इसको रखोगे n इंटू 2 पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। बेटा चमक्कू लाल ये कट जाएगा, हाँ, तो लेमडा को यहाँ ले जाओ, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ रहा है? n लेमडा, वेर n की वैल्यू तुमने क्या पूछा था? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में या तो 0 होगा, नहीं तो लेमडा होगा, नहीं तो 2 लेमडा होगा, नहीं तो 3 लेमडा होगा, नहीं तो 4 लेमडा होगा। ये लेमडाज नेचुरल लेमडाज होते जाएंगे, इसमें इवन लेमडा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 पाथ डिफरेंस पर फेज डिफरेंस 0 होगा, लेमडा पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, 2 लेमडा पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस 4 पाई होगा, 3 लेमडा पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस 6 पाई होगा। बोल हाँ कि ना? n इंटू लेमडाज, n इंटू लेमडाज, क्लियर? यस। तो सर यहां पे बताओ 0 फेज डिफरेंस पे, 2 पाई फेज डिफरेंस पे, या लेमडा पार्ट डिफरेंस पे, 2 लेमडा पार्ट डिफरेंस पे क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ रहा, ए नेट बराबर यही तो आया था तेरा। कर पूरा सॉल्व करो कि लिख दो डायरेक्टली A1 + A2, तो मान जाएगा, मान जाना, नहीं से पूरा सॉल्व करो। अरे गधा छोमुनंद, ये कई बार किया। देखिए एक बार लिखा, यहां किया, वहां किया, यहां किया, फिर वहां किया, क्या किया? इसको 0 रखा, cos 0 क्या होता है? 1, तो बनेगा a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर का रूट ले, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो A1 + A2 आएगा। इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमा होगा। तो सर हम सीधा लिख सकते हैं A मैक्सिमा, हाँ लिख सकता है, 0 डिग्री पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे A मैक्सिमा होगा A1 + A2। ले क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा एक काम कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। सर क्यों? मेरा मर्जी है, मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बता क्या आएगा? A मैक्स का स्क्वायर बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर। A मैक्स के स्क्वायर को क्या बोल सकता है? I मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या बोल सकता है बोल, आई मैक्स। क्यों जानता है तू, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ए मैक्स का स्क्वायर है मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा आई मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यहां से तो आई मैक्स को ये भी लिख सकता है, आई मैक्स बराबर A1 को क्या लिखेगा सर, A1 है तो आई बराबर A1 का स्क्वायर, तो A बराबर रूट आई होगा। नहीं समझा, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो A इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई नहीं लिख सकते हैं, तो A1 तो रूट I1, तो A1 को लिख सकता है तो रूट I1 पहले वेव की इंटेंसिटी प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा एट CI। आई मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 क्या लिख सकते हैं, रूट I1, A2 की लिख सकते हैं रूट I2। आई मैक्स बराबर होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ये पूरा 11th में पढ़ा था, पूरा का पूरा सेम डिट्टो 11th में पढ़ा था। तो अब बोल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, देख यहां पे करके दिखाया है, फेज डिफरेंस पाई हो, 180 डिग्री हो, मतलब पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो, ऑड पाइज हो, 7 पाई हो, तो डेल्टा फाई का जनरलाइज रिलेशन क्या लिख सकता हूं मैं, n माइनस 1 पाई, n प्लस 1 पाई, चलिए n प्लस 1 पाई, सही है। सही है, कैसे, n की वैल्यू रख 0, तो पहला डिस्ट्रक्टिव n को रखेगा 0, तो 0 प्लस 1 पाई आ जाएगा, फिर 1 रख, तो 1 प्लस 1 2 पाई, नहीं यार 3 आना चाहिए ना गड़बड़ हो गया रे, गड़बड़ 2n प्लस 1 पे आएगा, नहीं वेरीफाई किया ना, गलत हो गया ना, डेल्टा फाई आएगा 2n प्लस 1 पाई। अब देख तो, अब n को 0 रखेगा तो क्या आएगा सर, n को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 पाई, अब n को 1 रखेगा तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 पाई, सही आगे लो, 2 रखेगा तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 पाई 3, तो ये कंजर्वेटिव नंबर पुट करते जाओगे n की वैल्यू, तो ये फेज डिफरेंस आता जाएगा। क्लियर, 2n माइनस 1, तो फिर n को 1 से शुरू करना, 2n माइनस 1, सब एक दूसरे की कॉपी करने में कितना माहिर है, कितने खराब हो तुम, भुजिया खा के आता हूं, भूख लग रहा हो, कितने खराब हो ये बताओ तुम। एक ने बताया कि 2n माइनस 1 होगा तो सब उसको कॉपी कर रहे हैं, यार 2n प्लस 1 भी तो हो सकता है, दोनों में फर्क क्या, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। यार इतने देर से कुछ खाया नहीं था, भूख लग गया यार, दोनों हो सकता है, यस। कभी फ्यूचर में तुम मेरे से मिलो तो कुछ खाने पीने का जरूर लाना, अच्छा लगता है, कभी मिलो तो खाने पीने का जरूर लाना। आ जाओ, तेरा बैगन लाएंगे, अबे यार बैगन जैसा शकल तू तेरा खुद है, तो नहीं भी लाएगा अपना शकल साथ लाएगा, मतलब बैगन आ गया क्या यार। ठीक है चले गया। तो भाई ऐसा नहीं है कि तूने गलत बोला है, 2n माइनस 1 पाई भी चलेगा।
अब 2n माइनस 1 पाई या 2n प्लस 1 पाई में क्या ही फर्क पड़ेगा, n की स्टार्टिंग वैल्यू। अगर तू 2n माइनस 1 पाई रखता है तो n को 0 नहीं ले सकता, n को 1 से शुरू करेगा, और 2n प्लस 1 लेता है तो n को 0 से शुरू करेगा, बस। ठीक है, क्लियर है क्या? चल कमेंट में तू बकैती कर ले, तब तक मैं भुजिया खा लेता हूं। ये बता क्लियर है कि नहीं, फालतू बात नहीं। क्लियर है क्या? यस। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे अगर फेज डिफरेंस पता चल गया तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्या होता है पाथ डिफरेंस? तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाई को रख दो, क्या सर डेल्टा फाई, ये रहा ना डेल्टा फाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पॉसिबल फेज डिफरेंस अपन ने निकाल लिया, तो यहां रख लेते हैं 2n प्लस 1 पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहां से पाई कट जाएगा, लेमडा ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1, देखो ना 2n प्लस 1, लेमडा ऊपर 2 नीचे, लेमडा बाई 2। यह है पॉसिबल फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे। चलो निकाल भी लेते हैं डेल्टा एक्स कैसा दिखेगा। तो डेल्टा एक्स दिखेगा जब 0 रखोगे बेटा, यहाँ पे 2n को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1 रहेगा, 1 इंटू लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और लेमडा बाई 2 पे पाथ डिफरेंस तुम्हारा आता है पाई, सॉरी लेमडा बाई 2 पे फेज डिफरेंस आता है पाई। 1 रखेगा, 2 प्लस 1 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडाज बाई 2, मतलब ऑड लेमडाज बाई 2। सर कल पाक वर्सेस इंडिया का कल ऑफ रखो? हाँ बिल्कुल, कल मैं पूरे दिन पढ़ाऊंगा, ना तो यकीन की छुट्टी करूंगा ना तुम्हारी छुट्टी करूंगा, कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ाऊंगा। और कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें हर साल नीट में सवाल आता ही है। मैं टॉपिक का नाम बता देता हूं, जाके तुम पीवाईक्यू में देख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें YDSC का सवाल नहीं। मेरी बात सुन, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें YDSC का सवाल नहीं। हर साल सवाल आता है YDSC का, वही मैं पढ़ाऊंगा और खत्म कर दूंगा। देख मैच, कोई टीचर ही कह रहे थे, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, टीचर का स्टेटमेंट है कि बेटा क्रिकेट मैच में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पूरे अरबों खरबों भारत की जनसंख्या वो कर लेगा, लेकिन अपने फैमिली को सपोर्ट करने वाले तुम घर में अकेले हो, तुम ही हो या तुम्हारे भाई बहन होंगे। तो अपने फैमिली का भविष्य देखो, इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है, सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है? तो लोटा मत बनो, पढ़ाई कर लो, ठीक है? अगर इंडिया जीतती है हारती है, उसको सपोर्ट करने के लिए 100 से ज़्यादा अरब के लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं आऊंगा, ना ही कोई और आएगा, नहीं तुम्हारा पड़ोसी आएगा, नहीं इंडियन क्रिकेटर का कोई टीम आएगा। मैं इक्वली बोल रहा हूं, मैं भी ना आऊंगा। तेरे फैमिली में अगर तू सेलेक्ट नहीं होता है, तू बेरोजगार होता है, तो तुम्हें रोजगार देने मैं नहीं आऊंगा। नहीं विराट कोहली साहब आएंगे, नहीं इंडियन क्रिकेट टीम आएगी, और इंडियन क्रिकेट टीम के जीतने हारने से इंडियन इकोनॉमी में और इंडिया में और तेरे भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं आएगा। तेरे घर को जब जरूरत होगी ना, तो तेरा सक्सेस ही काम आएगा, समझ गया? कोई और नहीं आएगा।
पढ़ ले, इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए अरबों खरबों जनता है, तुम्हारे घर को सपोर्ट करने के लिए तू अकेला है। खा भुजिया खा, पर बोलिए समझ आया? तुम्हारे चक्कर में 2 दाना भुजिया गिर गया मेरा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार, मजा आ गया लोग। तो ए नेट तो लिख अब, तो ए जो नेट होगा वो मिनिमम होगा, बात पक्की है। कितना होगा सर? A1 माइनस A2 होगा, सिंपल है। इसका स्क्वायर करोगे तो ए मिनिमम का स्क्वायर बराबर A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ए मिनिमम के स्क्वायर को आई मिनिमम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। A1 को रूट I1 कह सकते हो, तो रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर आ गया। तो ये आई मिनिमम आ गया, ये आई मैक्सिमम आ गया। कई बार आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो पूछते हैं। कह रहा नीचे गिरे हुए को नहीं खाना चाहिए, नीचे गिरे हुए को तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए। पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं बता? नीचे गिरे हुए इंसान को तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं बता? बात तो सही है। आप कर ले, आप कर ले। तो आई मैक्सिमम है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, आई मिनिमम है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्या होगा? आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्या होगा सर? रूट I1 प्लस रूट I2 बटा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रूट I1 इज व्हाट? नथिंग बट A1। रूट I1 इज A1 प्लस रूट I2 इज A2। A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या रिलेशन सही है? एकदम जोरदार, बढ़िया, भयंकर। क्लियर है क्या बेटा? करा ली बेइज्जती। मजाक करता हूं बेटा, दिल पे मत लेना। कई लोग दिल के बीमार हो गए, कई लोग इस बात से दिल के मरीज हो गए। दिल के मरीज बनने की जरूरत नहीं है, मजाक वाली बातें होती है सब। चलिए सवाल करिए पहला, और ये सवाल आपने 11th में किया हुआ है, ठीक है? दिल के मरीज आइए। लाइट फ्रॉम द टू सोर्स इच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन बट विथ इंटेंसिटी इन द रेशियो 4:1। इंटेंसिटी का रेशियो 4:1 है। वेट 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 वेट, देन फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। करो। इंटेंसिटी का रेशियो दिया है बेटा, मतलब I1 बटा I2 का रेशियो दिया है 4/1। तो बोला है I मैक्स बटा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है रूट I1 प्लस रूट I2 बटा रूट I1 माइनस रूट I2 का, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैसे? अब I1 4 नहीं है, I1 4 नहीं है, I1 4 नहीं है, बट I1 4 है अगर I2 को 1 लोगे तो I1 को 4 रखोगे, रूट 4 प्लस रूट 1 बटा रूट 4 माइनस रूट 1। रूट 4 क्या होगा? 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तक दिना दिन 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 तारा। 2 प्लस 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1 का होल स्क्वायर। 9:1 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ 9:1 आ रहा है क्या आंसर? कौन 3 वाला कौन है? इसको पकड़ के मारो रे, 3 वाले को जूता मारो। नाइन इज टू 1 आएगा क्या? यहां क्या चल रहा है? 9:1 चल रहा है। ओके, डॉक्टर साहिल चौधरी कह रहे सर कितना बुरा हूं मैं, सब बुराइयां ही निकालते हैं। तो अच्छी बात है ना, सब तेरे में से बुराई बाहर निकाल देंगे तो अच्छा ही बच जाएगा। बता, सब तेरे से अगर बुराई बाहर निकाल देंगे तो अच्छा ही बच जाएगा। नवीन कुमार ने बोले खट्टा मीठा वाला भुजिया। अरे भाई साहब जोरदार है। चल आगे सवाल कर।
चल ये सवाल तेरे सामने टीवी स्क्रीन के सामने, फटाफट कर। चल पोल क्रिएट कर दे। कह रहा पोल क्रिएट नहीं किया आज, ले पोल क्रिएट कर दे, ले पोल क्रिएट कर दिया। अरे सही बोल रहा है, कह रहा है आपको ट्यूशन पढ़ाने तो जाना है, तो यार अभी खत्म कर दे तो फिर ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है मुझे। टू पीरियोडिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 passes through the region at the same time in a same direction, then sum of maximum and minimum intensities। आई मैक्सिमम क्या होता है बेटा? A1 प्लस A2, और आई मिनिमम क्या होता है? नहीं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ये तो होता है, और आई मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूं मैं? आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर, आई मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब उसने बोला है कि आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम निकालो, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जोड़ोगे इसमें तो ये होगा A स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। पता है मैंने इंटेलिजेंटली एक काम किया है, मुझे रूट बहुत बार नहीं लिखना था। तो आई मैक्सिमम होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, या आई मैक्सिमम होता है सिंपल A1 प्लस A2 का स्क्वायर। हाँ भाई, आई मैक्सिमम इज ए मैक्सिमम का स्क्वायर, आई मैक्सिमम इज नथिंग बट ए मैक्सिमम का स्क्वायर, और ए मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2। आई मिनिमम इज ए मिनिमम का स्क्वायर, ए मिनिमम होता है A1 माइनस A2। अब ये टर्म इससे कट गया, तो ये आया 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा क्योंकि 2A1 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर 2 कॉमन निकाल देंगे। A1 का स्क्वायर तेरा I1 होगा और A2 का स्क्वायर तेरा I2 होगा, तो 2I1 प्लस I2 आंसर आ गया। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं लगाया, बता हाँ या ना। अब रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर करता, बहुत बार रूट लिखना पड़ता, उससे मैं बच गया क्या? हो सकता है तुमने उस टर्म में किया होगा, हो सकता है तुमने ऐसे किया होगा। 51% का सही आंसर है। क्या थोड़ा दिमाग मैंने लगाया, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा दिमाग तो मैंने लगाया ना। इंस्टाग्राम पे बात कीजिएगा, अलग दुनिया चल रही है। चलो आज मैं लाइव आता हूँ क्लास के बाद, आज आएंगे लाइव, अपन बातचीत करेंगे सिर्फ लक्ष्यन से। तुम अपने नाम के आगे लक्ष्यन जोड़ देना ताकि मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाऊँ, ठीक है? लक्ष्यन एक्सक्लूसिव बातचीत। ट्यूशन भी जाना है, बहुत काम है रे, चलिए कर। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बेबीज, ये कर एक बार। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बेबीज। हाँ जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगा ना, आजा। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बेबीज आराम से निकाल, इक्वेशन देख। y1 बराबर है a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 बराबर a2 cos ओमेगा टी प्लस 5। आराम से देख, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस बता क्या होगा। बताइए प्लीज।
देख मैं पतला पतला लग रहा था ना थोड़ी देर पहले क्लास से स्टार्टिंग में, देख पेट निकल गया। इतना भुजिया खाऊंगा, इतना भुजिया खाऊंगा, इतना भुजिया खाऊंगा, किसी ने सोची ना होगी कितना भुजिया खा जाऊंगा मैं। बड़ा आसान सवाल है ये, अगर गलती किया ना तो अंदर घुस के मारूंगा मैं। अंदर घुस के मारूंगा अगर ये तेरा गलत हुआ तो। A1 sin ओमेगा टू A2 cos ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो सबसे पहले ये तेरा साइन है और तेरा कॉस है, तो दोनों सेम फेज में नहीं है। साइन में 90 ऐड करूंगा तब वो कॉस में जाएगा, तो y1 का जो इक्वेशन होगा वो होगा A1। एक्चुअल में ऐसे देखना ना, अच्छा इसका फेज चेंज करके करेगा तो बहुत मुश्किल है, तू ऐसे समझ। फेजर डायग्राम याद कर, मैंने तुम्हें एसी में पढ़ाया था कि ये है A1 साइन ओमेगा टी, तो साइन के डायरेक्शन में है बस, ये कोई दिक्कत नहीं, साइन के डायरेक्शन में। और ये होगा तेरा कॉस से भी फाई आगे, कॉस से फाई आ गई है, तो दोनों में तेरा फेज डिफरेंस आएगा π/2 प्लस फाई, π/2 प्लस फाई का फेज डिफरेंस आएगा। ये तेरा फेज डिफरेंस आया। और पार्ट डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा तेरा, लेमडा को यहां ले जा, लेमडा बटा 2π इंटू π/2 प्लस फाइव, ये आएगा। लेमडा बाई 2π कहीं है क्या, लेमडा बाई 2π 5 प्लस π/2, दूसरा आंसर आ रहा, भी आंसर आ रहा। कितने लोगों ने गलती किया बता, 62% लोगों ने सही निकाला। आई एम इंप्रेस्ड बाई 62%, आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड, सीरियसली आई एम इंप्रेस्ड बाई दिस 62%। और ये जो 11, 12, 13% है, ये देख के तुक्का लगाने वाले जनता से मैं बिल्कुल नाखुश हूं। रहा तो ये तो 1 सेकंड में लगा दिया मैं, तो पक्का तुक्का है इसका। 1 सेकंड में कोई आंसर कैसे टिक कर सकता है यार। पीयूष वर्मा 2 सेकंड में आंसर टिक कर लिया, 2 सेकंड से ज्यादा तो मुझे लगे सॉल्व करने में। अभी इसको लाइव चप्पल मारूंगा मैं। फोन तो उठा ले एक बार। नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहा। समोसा, भूख लग गया तू इसको देख के। तो ये इसका नाम पहले क्यों आ रहा है ये बता मुझे। ये छोटा एमआर वही में स्पैम करता है, इसको तो उठा के भी जूता मारूंगा। तो उठा तो एक बार। ये अपना नाम रखा हुआ है छोटा एमआर, और कुछ भी अंड भंड लिखता रहता है ये। इस उठा भी लिया, बदतमीज कहीं का। उठा उठा, भुजिया खिलाऊंगा, आजा भुजिया खिलाऊंगा अभी। आजा, जब उठा लिया तो उठा ले भाई, वीडियो कनेक्ट। भाग गया। खिलाऊंगा भुजिया, उठाया नहीं, ले कोई उठा ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा बता। ले ओ भाई, हेलो हेलो। अरे तुम लोग सच में पढ़ते हो क्या? हाय फ्रेंड्स, मारूंगा जूता भी। ओ भाई,
ये अंधेरे में क्या कर रहा है रे कलुआ? ये देखो ये अंधेरे में कलुआ बैठा है इधर, ये क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा। अरे पढ़ते हैं, मैं तो सोच रहा था इतने दिनों में बच्चे को मैं पढ़ा ही नहीं रहा, ये कौन कौन से लोग होते हैं। इतने लोगों को इनवाइट कर दिया, मैं कैसे बात करूं किससे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है सबका शकल देख के, मुझे पहली बार पता चला कि इंसान को ही पढ़ाता हूं मैं। ये भोजपुरी में कौन बात कर रहा है कैमरा ऑन करके? चलो हो, कहां घर बा? रिद्धि जैन कैमरा में हो बेटा? हेलो हेलो, कितने भोले बच्चे और मासूम बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ यार, मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है कि इनको मैं डांट देता हूँ। हेलो हेलो, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐड कर लिया ना मैंने, इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। अरे रामलाल भाग यहाँ से, ये सेल्फी ले रहा है ऐसे। चलो चलो खत्म करते ये। हाँ खन्ना जी, ये मुबारक अली पंखा दिखा रहे हैं, हमारे घर में एसी लगा है। एक को भेजता तो ऐड नहीं करता ना, ब्लॉगर है वो। समोसा भाग गया, भूख लगा था इसलिए मैंने समोसा को बुलाया, समोसा भाग गया। ये देखो रत्नाम स्टार, स्टार है ये, आ गया रत्नाम स्टार। ये मुबारक अली पंखा दिखा रहा है। हाँ तू क्या दिखा रहा है फिर? हेलो हेलो रत्नाम, रत्नाम अरे रत्नाम, हेलो हेलो रत्नाम, अरे नहीं चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। कहां घर है तेरा? घर कहां है तेरा? घर घर कहां है? घर खुश रहो। अरे भाई मेरे चरण स्पर्श हो गया, खुश रहो। घर कहां है? घर तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारा घर? अरे घर कहां है? यूपी में, बहुत बढ़िया। यूपी जालौर, बहुत बढ़िया। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से। यार मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है
यार इतने प्यारे भोले बच्चे होते हैं यार, इनको मैं कैसे डांट देता हूँ यार, एक दो स्पैमर की वजह से। इतने यार शरीफ और भोले बच्चे पढ़ते हैं, क्या करूँ पता नहीं चलता ना यार, हमें पता ही नहीं कि इतने भोले और शरीफ बच्चे पढ़ते हैं हमसे। सच में मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इतने प्यारे और भोले बच्चे पढ़ते हैं, तुम एक दो स्पैमर की वजह से मैं इनको डांट देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पता ही नहीं चलता ना कि ऐसे ऐसे अच्छे और सुशील और भोले बच्चे, संस्कारी बच्चे हमसे पढ़ते हैं। एक ही चीज दिखता है, काला कैमरा और तुम्हारा बकवास कमेंट। आई हेट माई सेल्फ। अब कर लिया करूंगा एक आध 2 दिन में कॉल एक बार कर लिया करूंगा, ताकि ठीक रहे मामला, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए देख, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू इंटरफेरिंग लाइट वेव y1 बराबर 4 साइन और y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, देखो यहाँ पे ओमेगा टी मिसिंग है, यहाँ पे ओमेगा टी होगा भाई, साइन ओमेगा टी, y1 बराबर 4i साइन ओमेगा टी, y2 बराबर 4 cos ओमेगा टी, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव विल बी, कह रहा इसी बात पे छुट्टी कर, चप्पल मारूंगा, चल इधर सवाल बता। हरकत करना शुरू कर देता है एकदम। जवाब बता। क्या होगा बोलो सर? 4 और 3 का सम, 4 किधर है? साइन की तरफ, और 3 किधर है? कॉस की तरफ, तो अपने आप फेज डिफरेंस तेरा 90 आ गया ना चाचा। आप बताओ सर कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? कुछ नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव होता है 0 पे, डिस्ट्रक्टिव होता है पाई पे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का रिलेशन आएगा ये, और एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट का 5 सेंटीमीटर। सही बात है क्या? चलो ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, मजा आएगा करने में, दिमाग भी थोड़ा चलेगा। देखो, टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 2i एंड 8i, दो सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी 2i एंड 8i है। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 2i एंड 8i आर यूज्ड in an interference experiment. The intensity at a point where the wave from two source superimposed with a phase difference of 0, pi by 2 and pi is. तो दो वेव है जिसकी इंटेंसिटी बेटा दिया हुआ है 2i एंड 8i। तो पहले वेव की इंटेंसिटी है 2i, दूसरे वेव की इंटेंसिटी है 8i। देन इंटेंसिटी ऑफ द सुपरइम्पोज्ड वेव, सुपरइम्पोज्ड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी अगर उनके बीच की फेज डिफरेंस 0 है? तो बेटा 0 फेज डिफरेंस पे आप जानते हो, 0 फेज डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसमें आई मैक्स होगा, और आई मैक्स की वैल्यू होती है √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। कुछ यही आएगा क्या 0 फेज डिफरेंस पे? हाँ, 0 फेज डिफरेंस पे तो यही बनेगा, √i1 हो जाएगा बेटा 10i। ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार। अच्छा, मैं इसका अगर होल स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा? फिर ये मैच कहां करेगा 0 फेज डिफरेंस में? √i1 का स्क्वायर होगा तेरा i1, √i2 का स्क्वायर होगा तेरा i2 प्लस 2 √i1 इज टू √i2। यही तो रिलेशन बनेगा। अगर √i1 √i2 का होल स्क्वायर तूने खोल दिया तो i1 क्या है 2i, i2 क्या है 8i प्लस 2 √2i इंटू √8i, यही रिलेशन आएगा। हाँ, तो 8i 2i 10i प्लस √i तेरा बाहर आ जाएगा। देखो रूट के अंदर आई, रूट के अंदर आई, तो रूट के अंदर आई स्क्वायर आई बाहर आ जाएगा, और 8 दूना 16, √16 हो जाएगा तेरा बाहर 4, 4 दूना 8, 8i। अरे यार आ गया है 18i आ गया। देखो मैंने बोला था अच्छा सवाल है, 18i आ गया।
देखो 0 डिग्री पर तुम्हें पता है कि 0 डिग्री पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यही तो रिलेशन बनेगा। सर π/2 पे क्या करोगे, π/2 पर देखते हैं। अब बी ऑप्शन है तेरा, चल सी ऑप्शन पहले कर लेते हैं। सी ऑप्शन है तेरा एट फेज डिफरेंस पाई। अगर तेरा पाई फेज डिफरेंस है तो आई मिनिमम होगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर होगा तेरा I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 इज टू √I2। तो ये आ जाएगा तेरा 10i माइनस 8i 2i। तो 18i और 2i, 18i और 2i एक ही ऑप्शन में है, तो ये तेरा आंसर बनेगा। ये तेरा आंसर बनेगा। थोड़ा दिमाग तो लगा यार, ऑप्शन है तो। हालांकि सॉल्व कर लेते हैं। फेज डिफरेंस π/2 पे क्या होगा, तो π/2 पे होता है, अगर मैं ए नेट की बात करूं तो ए नेट π/2 पे होता है √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। यही होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos π/2 0 होगा, यही आता है। हाँ, इस रूट को इधर ले जाओगे तो ये होगा तेरा ए नेट का स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ए नेट का स्क्वायर होगा तेरा I और ये होगा तेरा I1 प्लस I2। तो सिंपल आ गया तेरा, ये देख 2i और 8i। लोग देख, होम ट्यूशन का बुलावा आ गया। बता क्या होगा, बता क्या होगा। I1 क्या है तेरा 2i और 8i। तो I1 होगा तेरा 2i प्लस 8i इज इक्वल टू 10i। सही किया ना यार, सही किया ना। चलिए कर, द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस वेव इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम इज I0, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी। ये क्या कह रहा है, सवाल जरा समझियो। देखो सवाल जरा समझिए, द इंटेंसिटी ऑफ अ इंटरफेरेंस वेव इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम एज I0। मतलब I1 बराबर I2 बराबर I0 है, मतलब दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। A1 बराबर A2 बराबर A0 मान लेते हैं। हाँ सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक बात बता, दोनों वेक्टर का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच का फाई का फेज डिफरेंस हो, तो ए नेट बता क्या आता है सर, 2a cos θ/2 होता है cos डेल्टा φ/2 आएगा। याद करो फॉर्मूला वेक्टर का, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। यहां पे हो जाएगा 2a cos φ/2। हाँ भाई, कितने लोगों ने चमका, फटाफट थम्स अप कर दो। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो बेटा, देखो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्ट फेज डिफरेंस फाई हो, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos φ/2। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तब तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी लिखोगे। तो ए नेट का स्क्वायर, ए नेट का स्क्वायर बराबर 2, नहीं स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा φ/2। ए नेट का स्क्वायर तेरा आई नेट आएगा, 4a का स्क्वायर तेरा, वैसे ए नॉट है दोनों का, ए नॉट लिखो ए नॉट, तो ए नॉट का स्क्वायर देख, ए नॉट का स्क्वायर तेरा आई नॉट आएगा, 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2। ये होगा 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2। कोई आंसर ही नहीं है, ले लो उठा के। एक्चुअल में कोई बात नहीं, वो बेसिक्स है और पहले वाला फॉर्मूला दे रहा है। ये सही है, ये जो रिलेशन निकाला है बेटा ये सही है, बहुत जगह काम आएगा। लेकिन ये जो पूछना चाह रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो पूछना चाह रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बोल रहा है कि ए नेट होता है बेटा √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos φ। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिलेशन क्या लिखोगे, रूट को इधर ले आओ, तो रूट को इधर लाओगे तो ए नेट का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर मतलब I1, A2 का स्क्वायर मतलब I2, और एम्पलीट्यूड सेम है अगर, चलो I1 I2 लिख लेते पहले, I1 I2 प्लस 2 √I1 √I2 इंटू cos φ, यही तो लिखोगे। A1 का स्क्वायर हो जाएगा I1 और A1 होगा √I1। I1 I2 दोनों I0 है, तो I0 ये क्या बनेगा बेटा 2I0 प्लस
ये रूट आई नोट तो ये आई नोट हो जाएगा, 2 आई नोट कॉस 5, 2 आई नोट कॉस 5। यहां से 2 आई नोट कॉमन निकाल लोगे तो 2 आई नोट 1 प्लस कॉस 5, और ये ए नेट का होल स्क्वायर आई नेट आएगा, तो आई नेट बराबर आ गया 2 आई नोट कॉस 5। देखो 2 आई नोट 1 प्लस कॉस 5, देखो आई नेट बराबर 2 आई नोट 1 प्लस कॉस 5, एंड 1 प्लस कॉस 5 को तुम लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो 2 कॉस स्क्वायर 5/2, 1 प्लस कॉस 5 होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो 2 कॉस स्क्वायर 5/2 तो 2 और 2 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्लियर है क्या? आओ थोड़ा सा खाया जाए, दिस इज कॉल्ड, मजा आ गया, गोली बड़ा पाव खाएंगे अब। सही है क्या? देख ले, तसल्ली कर ले। अब तू कह सकता है कि सर यहां से डायरेक्टली कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू रख देते, ये आ जाता है, इसको रख देते वो आ जाता, कर ले, आ जाएगा। आइए, ठीक है क्या बेटा? दोनों फॉर्मूला सही है, गोली मार दूंगा, दोनों फॉर्मूला सही है। आओ, बड़ा पाव, गोली बड़ा पाव, मजा आ जाता है खा के। खाया गोली बड़ा पाव? ओ मत पूछ, एकदम स्पाइसी, मिर्च के साथ सॉस लगा के, एकदम मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है क्या? चल कोई बात नहीं, मैं होमवर्क दे देता हूं, कर लेना। ये सवाल जैसे है, इसमें फेज डिफरेंस निकाल दे। लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको 70% से ज्यादा जनता सही करेगी तो छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, 70% से ज्यादा जनता अगर सही करेगी तभी मैं छुट्टी दूंगा। सवाल एक बार पढ़ के बता देता हूं। द इक्वेशन ऑफ द टू वेव ऑब्टेनिंग बाय द टू लाइट सोर्स आर गिवन बाय a1 sin 3 ओमेगा टी, y2 बराबर a2 cos 3 ओमेगा टी प्लस 5/6। फेज डिफरेंस से, फेजर डायग्राम से एक जोरदार तरीका बताया था इसी में, फेजर डायग्राम से वैसे करना हो जाएगा। ठीक है, चल पोल स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट का समय देता हूं टोटल। यह है y1 बराबर a1 sin 3 ओमेगा टी, y2 बराबर a2 cos 3 ओमेगा टी प्लस 5/6। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेजर डायग्राम से बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। 70% याद रखना। चल a1 3 sin ओमेगा टी, मतलब 3 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, sin 3 ओमेगा टी का डायरेक्शन ये मानते हैं, तो cos 3 ओमेगा टी इधर होगा, और उससे भी π/6 आ गए, ये π/2 है। 90 और 30 120, 120 होता है 2π/3, आंसर आएगा। स्टॉप पोल, चिटिंग नहीं, सेकेंड आंसर। वाह बेटा वाह, वाह वाह। वैसे तो इतने से परसेंट कभी सही नहीं होता तुम्हारा आसान सवाल में भी। क्लास में मत खाइए, मैं भूख लगती है तो तुझे खाने से मैं मना करता हूं क्या?
याद रखेगा मैं। हालांकि ये सवाल मैंने कराया हुआ है यार, चल एसी में ऐसे सवाल भयंकर कराए हुए मैंने। चल बाय।